नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी 2024 के CBT1 में पूछे गए मैथ के 19 प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं और ये पेपर आपका 25 नवंबर 2024 को शिफ्ट 1 में हुआ था। तो चलिए इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गंवा देता है और शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपए बचते हैं। तो कितना बचते हैं उसको? 480 रुपए। तो हमको बचत देखना है। 20% गंवा देगा ये, तो इसको बचेगा कितना? 80%। अब 25% खर्च करेगा तो बचेगा कितना? 75%। सब मेरा बचत निकल गया। तो अब देखते हैं अपनी धनराशि कितना गंवा देता है? 80%। तो मात्र उसका धनराशि x था, तो 80% का मतलब हुआ 4/5, 80/100। और 75% का मतलब हुआ 3/4। 75/100 का मतलब हुआ 3/4। ये बराबर हो जाएगा 480 के। कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर 480 गुने 5/3। 3 से कट जाएगा 160 बार में, और 16×5 = 80, यानी कि 800 रुपया इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 2। यदि 9.6 अनुपात 16.8 समानुपात 18:x है तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए 9.6 अनुपात में होता है बटा 16.8, समानुपात मतलब बराबर 18/x। यहाँ से हम x निकालेंगे तो ये निकल जाएगा मेरे पास 16.8 गुना 18 अब बटा में 9.6। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। 2 से 9 और 2 से 48, 4 से 12, 4 से 42, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8। ठीक है, फिर ये कटेगा 3 से, 3 चौके 12 और 3 से 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 2 दूनी 4 और 2 सते 14, यानी 7×9=63/2। और उसको भाग करेंगे तो ये आएगा 31.5, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 3 की दर से और 1 रुपए में 2 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदे। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उन्हें प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो क्या बोल रहा है? एक संतरा खरीदा है 1 रुपया में 3 की दर से, और एक खरीदा है 1 रुपया में 2 की दर से। ठीक है, दोनों का संतरा हम बराबर कर लेते हैं। इसमें हम 2 से गुना कर लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे? 3 से गुना कर लेंगे। तो यानी आ जाएगा कि 2 रुपया में संतरा कितना खरीदता है? 6। और ये 3 रुपया में संतरा कितना खरीदता है? 6। यानी हम टोटल बोल सकते हैं कि 5 रुपया में ये 12 संतरा खरीदना था। अच्छा, क्या करना है? 20% का लाभ कमाने के लिए उसे प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना होगा? तो प्रति दर्जन की 12 अंडा का, 12 संतरा का, 12 संतरा है, इसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 5। इसको बेचना कितना है? 20% लाभ पर। 20% मतलब होता है 1/5। तो 5 इसका क्रय मूल्य है और 20% लाभ पर बेचेंगे तो इसका हो जाएगा 120%, यानी 120/100 हो जाएगा कितना? 6/5। तो 6/5 से गुना कर लेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका 6 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 4। दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे एक व्यक्ति की छाया 4 फीट बनती है, जबकि उस
व्यक्ति के बगल में खंबा 36 फीट की छाया बनाता है तो खंबे की ऊंचाई क्या होगी। तो यानी कि हम क्या करेंगे इसमें कि जो ऊंचाई का अनुपात है, ऊंचाई का अनुपात जो है वो आपका छाया के अनुपात के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऊंचाई का अनुपात जो है छाया के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो क्या हुआ, दिन के विशेष सूर्य की स्थिति का 6 फीट लंबे व्यक्ति, ऊपर में क्या है व्यक्ति है, तो 6 फीट लंबे व्यक्ति का छाया कितना बन रहा है 4 फीट। जब इस व्यक्ति बगल में एक खंबा 36 फीट की छाया बनाता है ना, तो इधर आएगा बटा में 36, तो इसका ऊंचाई कितना, इसका ऊंचाई को मानते हैं x। ठीक है, तो हो जाएगा 4 बटा में 4 का पावर 9 पर 36 आ जाएगा, तो x बराबर आएगा कितना 54 फीट। x बराबर कितना आ जाएगा 54 फीट। एक का 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। इस दूरी में कार की औसत चाल क्या है। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी कितना है 3 किलोमीटर का 4 क्रमिक दूरी चल रहा है। 3 किलोमीटर 4 क्रमिक दूरी का मतलब क्या हो गया, यानी ये 3 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर और फिर 3 किलोमीटर, तो कुल दूरी कितना हो गया आपका 12 किलोमीटर। अच्छा, कुल समय निकालना है, तो देखिए पहला जो है वो चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, दूसरा चलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तीसरा चलता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और चौथा दूरी चलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो ए से बी जाने से जो समय लगेगा वो लगेगा आपका कितना 3 बटा में 10, बी से सी जाने में जो लगेगा समय वो लगेगा 3 बटा में 20 और सी से डी जाने में जो समय लगेगा वो लगेगा 3 बटा में 30 और डी से बी जाने जो समय लगेगा वो लगेगा आपका 3 बटा में 60। ठीक है, तो कुल दूरी जो आपका कुल समय जो लगेगा वो कितना लगेगा 3 बटा में 10 प्लस 3 बटा में 20 प्लस 3 बटा में 30 और प्लस 3 बटा में 60। ठीक है, ये 3 बटा में 30, 3 से 30 कटेगा 10 बार में और 3 से 60 कटेगा 20 बार में। तो ऊपर में आपका आ गया 12 बटा में 3 बटा में 10 प्लस 3 बटा में 20 प्लस 1 बटा में 10 और प्लस 3 बटा में 20, सॉरी 1 बटा में 20। ठीक है, तो ये 12 हो गया, इसका नीचे का लघुत्तम लेंगे तो नीचे का लघुत्तम आ जाएगा पास कितना 20, तो 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, 3 10 दूनी 20, 20 का 20 है तो एक बार में, यानी 12 बटा में 6 3 9 11 12 बटा में 20, तो ये आपका 20 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 12 गुना 20 बटा में 12, 12 से 12 कैंसिल, यानी ये हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि औसत चाल जो इसका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं का HCF और LCM कम से इतना है तो उनका गुणनफल कितना होगा। तो आप पढ़े होंगे फॉर्मूला कि LCM गुना HCF बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यानी कि अगर हमको ये निकालना है पहली संख्या में दूसरी संख्या निकालना है तो हम अगर LCM और HCF गुना निकाल दे तो उसके बराबर होगा। तो यानी 7 गुने 245 ये निकाल लेते हैं, 7 पचे 35, 5 हासिल 3, 7 चौक 28, 3 31 के हासिल 3, 7 में 14, 3 17, यानी 1715, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा उसका आंसर होगा। 3 के प्रथम 25 गुणजों का औसत, तो संख्या क्या हो जाएगा आपके पास 3 6 9 12 कहाँ तक 75 तक। अच्छा, हम औसत निकालें तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का होता है फॉर्मूला योग बटा में संख्या। अब हमको पहले हम योग निकालते हैं क्योंकि संख्या तो आपका नीचे में है कितना 25 ही संख्या है, 25 गुणज है, इसका संख्या कितना हो गया 25, हमको योग निकालना है। योग हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो इसका निकाल सकते हैं ये जो
3 6 9 12 है, ये मेरा समांतर श्रेणी बन रहा है। तो समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है योग का, उसको ला के निकाल सकते हैं इसे वाले फॉर्मूला से, ठीक है। लेकिन उससे आसान क्या होगा, हम इससे से 3 कॉमन अगर निकाल ले हम, तो बचेगा कितना, 1 2 3, कहाँ तक, 25 तक। तो यहाँ देखिए, तो 1 2 3 जो है 25 तक, ये मेरा क्या है, n प्राकृत संख्या है ना, क्या है, n प्राकृत संख्या है। और n प्राकृत संख्या जो फॉर्मूला होता है योग निकालने का, वो होता है n गुने n प्लस 1 बटा में 2। n प्राकृत संख्या योग का फॉर्मूला क्या होता है, n गुने n प्लस 1 बटा में 2। तो 3 तो पहले से था 3, n कितना यहाँ पे 25, और 25 प्लस 1 26 बटा में 2, तो 2 से आ गया कितना 13। यानी कहने का मतलब है कि 25 गुने 39 जो था ये आपका योग आ गया। कितना आ गया, 25 गुने 39 योग आ गया। तो हम योग की जगह रख लेंगे कितना, 25 गुना में 39, और 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 39। कितना आंसर आ जाएगा, 39, यानी ऑप्शन नंबर 3। संलग्न आकृति में रेखा एल के समांतर रेखा एम के समांतर है, x प्लस 2y का मान ज्ञात करें। तो ये आसान है, देखिए अगर ये आपका 60 डिग्री है, ठीक है, ये आपका 60 डिग्री है, तो संगत कोण से ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और जब ये 60 डिग्री है, तो रैखिक युग्म से y आपका आ जाएगा 120 डिग्री। y कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। अच्छा, ये 105 है, तो ये आपका आ जाएगा 75 डिग्री, क्योंकि एक ही ओर के अंतर कोण का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो 105 और x मिला के 180 होना चाहिए, तो x कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। वैल्यू किसका निकालना है, x प्लस 2y का। तो x आ गया 75 और प्लस 2y का मतलब हो गया 2 गुने 120, 2 गुना में 120, तो 75 प्लस 240, 7 जगह के हासिल 1, यानी कि 315 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 11,000 पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज का मान ज्ञात करें। देखिए 10,000 रुपया है, नहीं सॉरी 11,000 रुपया है, और 2 साल के लिए, ये हो गया पहला साल, ये हो गया दूसरा साल। तो इस पे कितना ब्याज मिल रहा है, 4%। तो 11,000 का हम 4% निकालें, 11,000 का 4%, ये संबंध में सॉल्व होना चाहिए, मैं सॉल्व कर दिखा दे रहा हूं। तो 440 रुपया कितना हो जाएगा, 440 रुपया। तो पहला साल कितना ब्याज मिलेगा, 440 रुपया। अच्छा, दूसरा साल जो ब्याज मिलेगा वो भी कितना मिलेगा, 440 रुपया। लेकिन इस साल जो है वो इस 440 पे भी ब्याज मिलेगा। इस 440 पे कितना मिलेगा ब्याज, 4%। तो इस 440 पे जो ब्याज मिलेगा 4%, उसको निकाल लेते हैं। 4 17 बटा में 10, यानी 17.6 रुपया। कितना, 17.6 रुपया। तो टोटल ब्याज जो आ जाएगा आपका कितना कितना आ जाएगा, 440 ये, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 457.6, तो 0.6 7 5 4 9, यानी कि 897.6 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सॉरी 897 रुपया 6 पैसा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो आंसर होगा। एक 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इकाई दहाई अंक और सैकड़ा अंक 2:3:4 है। ठीक है, इकाई अंक, दहाई अंक और जो सैकड़ा का अंक है वो आपका है 2:3:4 में है। इस संख्या का और इसे पलटने पर प्राप्त संख्या का योग जो है वो 1332 है। तो 3 अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर कितना होगा, ये निकालना है। अब देखिए, अगर इससे हम 3 अंकीय संख्या बनाएंगे
तो कितना आ जाएगा, अनुपात को x मान लें तो सैकड़ा हो जाएगा पास 4x, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा आपके पास 2x। ठीक है, तो 3 अंक की संख्या का बनाने का फॉर्मूला क्या होता है कि 100 गुने सैकड़ा का अंक प्लस 10 गुने दहाई का अंक प्लस 1 गुने इकाई का अंक। तो ये हो गया आपके पास 400x और 30x और 2x, यानी टोटल कितना आ गया आपके पास 432x। ठीक है, और इसको हम पलट देंगे तो सैकड़ा दहाई और इकाई हो जाएगा 2:3:4। तो फिर इसी फॉर्मूला पे तो 100 गुने 2x प्लस 3 गुने 10x और प्लस 4x, तो 234x जो था वो इसका पलटने पे आंसर आएगा। तो बोला कि इन दोनों का योग जो है वो कितना है 1332 है। दोनों का योग कितना है 1332। तो 432x और 234x दोनों का योग कितना आना चाहिए 1332। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 2 6, 3 3 6 और 6, तो 666x बराबर 1332। तो x बराबर है कितना 1332 बटा में 666 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, लेकिन हमसे अंतर क्या पूछा इन दोनों के बीच का अंतर, तो 432 में 234 का अंतर कितना हो जाएगा 432x में 234x का अंतर कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8, 12 में से 3 गया 9, 3 में से गया 1, 198x, और x का वैल्यू कितना आया है 2 आया है, तो 198 गुना 2, 8 2 16 6 हासिल 1, 9 2 18 1, 19 के 9 हासिल 1, 2 1 2 1 3, यानी कि 396। कितना आ जाएगा इसका आंसर 396 जो है इसका आंसर होगा। यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि x प्लस 1 में x बराबर 5 है, तो x स्क्वायर बटा में a है, तो x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो a स्क्वायर माइनस में 2 होगा। ठीक है, x प्लस 1/x बराबर a है, तो x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर का मान जो होगा वो a स्क्वायर माइनस 2 होगा, और a का वैल्यू हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2, 25 माइनस 2 यानी कि 23, ऑप्शन नंबर 2। अनिल अपनी आय का 40% किराए पर और शेष आय का 40% दवाओं पर खर्च करता है। वो हर महीने 7200 रुपये बचाता है। फिर से क्या गया बचाता है, कितना बचाता है 7200 रुपये। ठीक है ना, तो बचाने दीजिए। अपनी आय का 40% किराए पर खर्च कर बचाएगा कितना 60%, 40% दवाई पर खर्च कर बचाएगा कितना यहाँ भी 60%। ठीक है, तो उसका मान लेते हैं कि जो आया था x था 60% बचाया है, तो 60 बटा में 100, 100 लिख देते हैं, 60 बटा में 100 और फिर 60% बचाया तो 60 बटा में 100 बराबर कितना है आपका 7200। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 6 6 के 36 दूनी 72, तो x बराबर 2 पे आपके पास आ गया कितना 4 जीरो, यानी कि 20,000, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 36 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। दोनों संख्या बड़ी संख्या ज्ञात करें। दो संख्या का योग 36 है। हम मानते पहली संख्या है दूसरी संख्या भी है, दोनों का योग कितना आ गया 36। एक संख्या का 5 गुना यानी a का 5 गुना जो है दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, 4 गुना b के बराबर है। तो a बटा b जो है कितना आ जाएगा 4 बटा में 5। ठीक है, तो 4 5 कितना आ गया 9। 9 का वैल्यू जो मेरे पास क्वेश्चन में दे दिया है 36, तो एक का वैल्यू कितना हो गया 4। तो बड़ी संख्या कौन है मेरे पास 5 है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 गुने 4 20, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। इसको बनाइए।
एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? 50 विद्यार्थी जो है इसका औसत लंबाई आपके पास 150, जिसमें 5 जिनकी औसत लंबाई 146 है, 5 व्यक्ति जिसका औसत लंबाई कितना 146 है, ये छोड़ देता है। ठीक है, एक सेकंड, ये जो है आपका छोड़ के चला जाता है। ठीक, और आने वाला जो है वो भी संख्या कितना है, 5 है, जिसका लंबाई कितना 156 है। तो संख्या तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 5 गया और 5 आया। हमसे पूछा है कि अब विद्यार्थी का औसत लंबाई क्या होगा। अच्छा देखिए, 50 विद्यार्थी जो है उसका औसत लंबाई 150 है। अगर जो 5 गया है वो भी 150 का होता और जो 5 आया है वो भी 150 का, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। ठीक, तो यानी कहने का मतलब है कि अभी मेरा 150 होता, अगर कुछ छेड़छाड़ नहीं होता तो। लेकिन मेरा 5 जो गया 146 गया है, मेरा 5 जो गया उसका औसत कितना गया है, 146 गया है। अगर 150 का जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 का अंतर होता। लेकिन जो गया है उसमें कितना का अंतर हो रहा है, 4 का, और टोटल कितना गया है 5, यानी अंतर कितना का आ गया, 20 का। अच्छा, ये जो 20 है, 20 कम गया है ना। अगर 150 का 4 चला जाता, 5 चला जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर का होता। लेकिन जो ये 20 गया है वो कम लेके गया है। कम मतलब अपना भार, अपना लंबाई कम लेके गया है। 150 से सब कितना लेके गया है, 4 कम लेके गया है। तो यानी जो ये 4 कम लेके गया है, तो 4 किसके पास होगा, जो 45 बच्चा बच गया उसी के पास होगा। यानी मेरे पास 20 का जो संख्या है, 20 का जो लंबाई वो बढ़ गया। अच्छा, जो आने वाला है वो और देखिए 156, 6 और लेके आया है, 6 और लेके आया एक्स्ट्रा। तो 6 जो लेके आया, कितना बच्चा ले गया, 5 बच्चा ले गया, तो टोटल कितना लेके आ गया, 30। तो ये भी जो 30 है वो मेरे उस 30 उसे 50 बच्चा में ही बढ़ा है। ठीक है, ये जो 30 है उस 50 बच्चा में ही बढ़ा है। तो ये टोटल इतना बढ़ गया, कितने बच्चा पे, 5 बच्चा पे। ठीक है, टोटल 50 बच्चा पे, सॉरी, टोटल 50 बच्चा पे बढ़ गया। तो ये हो गया 150 प्लस 30 बटा में, सॉरी 30 20 50 बटा में 50 कैंसिल आउट होगा एक बार में, यानी 150 प्लस 1, ये आ जाएगा कितना आपका 151, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो औसत में हम यही देखते हैं कि कितना बढ़ा है और कितना घटा है। एक दुकानदार 5% चाप से क्रमिक छूट प्रदान करता है, तो एकल छूट क्या होगा। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं क्या, a प्लस बी माइनस ए बी बटा में 100। ठीक है, तो a की जगह हो गया 5, b की जगह हो गया 4, 5 गुने 4 बटा में 100, ये हो गया 9 प्लस 20 बटा में 100, सॉरी 9 माइनस 9 माइनस 20 बटा में 100, तो 9 माइनस 20 5 100, 1 बटा में 5, 1 को 5 से भाग देते जाएगा 0.2, और ये घटेगा तो ये आ जाएगा 8.8%, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ए अकेले काम को 6 दिन में करता है। ए अकेले कितना दिन में करता है, 6 दिन में, और बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने 3200 रुपया में काम को पूरा करने का सोचा, और सी की सहायता से काम जो था कितने दिन में पूरा हो गया, 3 दिन में। तो सी की सहायता से, यानी कि ए और बी और सी, तो सी को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो भुगतान जो होता है वो आपका मिलता है हमारी क्षमता के अनुसार। तो हम क्षमता निकाल लेते हैं। ये क्या है मेरे पास, ये दिन है, इसका लघुत्तम हम करेंगे 24 जो आएगा, ये 24 क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, 24 क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा।
तो 6 चौक के 24 और 3 के 24 और 3 8 24, यानी ए का क्षमता आ गया 4, बी का क्षमता आ गया 3 और ए बी सी का क्षमता कितना आ गया 8। ए बी सी का क्षमता 8 है, तो यहाँ से सी का क्षमता हम निकाल सकते हैं 8 - 7, यानी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना दे दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। ए का क्षमता 4 आ गया, बी का 3 आ गया, सी का नहीं दिया हुआ है 8, तो सी बराबर 8 - 7 बराबर 1। सी का क्षमता कितना आ गया 1। हमको भुगतान किससे करवाना है सी से। तो कुल पैसा मेरे पास 3200 है और कुल क्षमता कितना आ गया मेरे पास 8 आ गया, तो बटा में 8 किसका भुगतान चाहिए सी का, तो सी का हम 1 से गुना कर लेंगे। ठीक है, हम इसे सबका भुगतान निकाल सकते हैं ए बी सी और तीनों का। अगर ए का पूछता हूं तो ए का भी निकाल देते हैं। देखिए तो ये कितना आ गया आपका 8 से कटेगा ये 4 बार यानी कि 400, कितना आ गया 400। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगर हमसे ए का पूछता तो टोटल था 3200, कुल क्षमता कितना था 8 और ए का भुगतान कितना आ गया क्षमता 4 आ गया, तो 8 चौके 32, यानी कितना आता 1600 रुपया आ जाता। ठीक है, तो 16 4 20, तो बी का क्षमता जो होता वो आपका कितना आ जाता 1200 रुपया आ जाता। तो 3200 था ना, ए को मिल गया 1600 और सी को मिला 400, तो बाकी जो बचेगा वो मिलेगा बी को, यानी कि 1200 जो मिलेगा वो मिलेगा बी को। निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है वो 11 से विभाज्य है। कौन सी संख्या जो है आपका 11 से विभाज्य, कैसे चेक करेंगे, चेक करते हैं। जैसे ये संख्या है, कौन सा संख्या है 8 2 4 5 9 6 4। ठीक है, तो 4 में से 6 घटेगा तो बचेगा -2, 9 में से 5 घटेगा तो बचेगा -4 और 4 में से 2 घटेगा तो बचेगा 2, 8 में से 0 घटेगा तो बचेगा 8। ठीक है, सबको घटा लेंगे और सबको फिर जोड़ लेंगे। अगर ये संख्या 11 से कट जाता है तो संख्या भी 11 से कट जाएगी। देखिए -2 से 2 खत्म, 8 में से 4 गया 4, क्या 4 11 से कटता है नहीं, तो संख्या 11 से नहीं कटेगी। दूसरा क्या 7 2 4 7 5 6 और 4, 4 से 6 घटा -2, 5 से 7 घटा -2, 4 से 2 घटा 2 और 7 से 0 घटा 7। ठीक है, 2 से 2 खत्म, 7 से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 5 और 5 से 11 से नहीं कटता है, तो दूसरा ऑप्शन भी 11 से नहीं कटेगा। तीसरा क्या 9 9 2 4 8 1 6 4, 4 से 6 गया -2, 1 से 8 गया -7, 4 से 2 गया 2, 9 से 0 गया 9, -2 से 2 खत्म, 9 से 7 गया 2, क्या 2 11 से कटता है नहीं, तीसरा ऑप्शन नहीं है, तो चौथा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। इसको भी चेक करते हैं, लेकिन 4 से 6 घटा -2, 8 से 6 घटा 2, 4 से 2 घटा 2 और 9 से 0 घटा 9, -2 से 2 खत्म, 9 और 2 11, 11 11 से कटता है, इसका मतलब चौथा जो है वो आंसर होगा। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या व्यंजक दिया मेरे पास 2 के पावर 3 गुना -9 की पावर 0 और गुना 3 की पावर 3, गुना कर लें। 2 की पावर 3 कितना होता है 8। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो संख्या हो जाता है 1 के बराबर, और तितरी के 9 होतिया 27, 27 गुना 8 कितना होगा 8 से 56 के 6 80 5 और 16 5 21, यानी कि 216, ऑप्शन नंबर 2। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 7 और 10 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें क्या लगेगा हीरोन्स फॉर्मूला। अगर हम 5 को ए 7 को बी और 10 को सी मान लेते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला पहले क्या निकालते एस निकालते, एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, यानी 5 प्लस 7 प्लस 10 बटा में 2, 12 10 22 बटा में 2 और ये कट जाए कितना जाएगा 11। तो क्षेत्रफल जो हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है एस गुने एस माइनस ए एस माइनस बी गुने एस माइनस सी
रूट अंडर। ठीक है, तो रूट एस कितना आ गया मेरे पास 11। 11 में से 5 घटेगा तो ये बचेगा 6, 11 से 7 घटेगा तो बचेगा 4, और 11 से 10 घटेगा तो बचेगा 1। तो 4 का हम वर्गमूल जानते हैं 2 होता है, बाकी किसी का नहीं जानते, तो रूट के अंदर ही रहेगा, यानी 2 रूट 66 जो था वो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये आज आपका जो पेपर था वो समाप्त हुआ। ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।